दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपने एएलपी 2024 का फॉर्म भरा है तो आपके पास कौन कौन से पेपर होने चाहिए ताकि इन फ्यूचर जब भी आपका सिलेक्शन मान लो हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए अगर आपके पास वो पेपर नहीं है तो अभी से बनवा के रख लेना ताकि बाद में आपको वो दिक्कत ना आए जो पहले लोगों ने ये परेशानियां झेल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से पेपर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिख लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नहीं लिखा है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या आपको पहले से रखना चाहिए। तो आप अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उसको लिख डालो कि क्या क्या चाहिए। तो आपने जो फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते समय जो आपने पासपोर्ट फ़ोटो लगाया है उसकी 6 कॉपी आपने बचा के रखना है। एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो आपको लगेगा। इसके अलावा जब आप CBT 1, CBT 2 और CBAT इसके अलावा आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके सारे जो एडमिट कार्ड आप अपने नेट से यानी ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड भी अपने पास संभाल के रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वो देखते हैं। ये बातें हर कोई आपको नहीं बताएगा तो मैं बता रहा हूँ, तो इसको कहीं आप लिख के रखना। चलिए और भी बातें क्या क्या है इस पे एक एक करके देख लेते हैं। मैंने सारी बातें बोर्ड पे लिख लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। यानी पहला है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड ओरिजिनल विथ 2 सेट फोटोकॉपी, यानी कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स रखेंगे वो सबके सब ओरिजिनल और उसके साथ में 2 उसका फोटोकॉपी आपको चाहिए। तो ये आपको पहले से रख लेना है, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड अपलोड ऑन www.rrbdv.in पोर्टल इन 2 कलर। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो ध्यान रखना कि एक साइट इन्होंने दिया है www.rrbdv.in। इस पे जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा और वो ट्रू कलर में होना चाहिए। ट्रू कलर मतलब जिस कलर का आपका जो कॉपी है उसको उसी कलर में डालना पड़ेगा। एटलीस्ट ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कलरफुल होना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। हम तीसरे पॉइंट की बात करूं तो ऑल सर्टिफिकेट इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, इफ नॉट यू हैव टू प्रोड्यूस ट्रांसलेटेड वर्जन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। यानी कि आप जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ध्यान रखना वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज है तो आपको ट्रांसलेटेड वर्जन मांगा जाएगा जो कि हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको देना पड़ेगा और उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आप अपने सिग्नेचर साइन करके उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर मान लो कि आप महाराष्ट्र में से बोर्ड से आपने जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है और महाराष्ट्र का आपके पास सपोज कास्ट सर्टिफिकेट है और वो पूरी तरीके से मराठी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में या हिंदी में नहीं है तो आपको हिंदी या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके रेलवे के पास जमा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट लिए नहीं है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हिंदी या इंग्लिश में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रांसलेटेड वर्जन अपने पास रखना जरूर, ठीक। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट से। यहाँ से हमारी जो सर्टिफिकेट की शुरुआत हो जाती है। तो आपके जो है 10वीं का मार्कशीट है यानी 10th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसमें मम्मी और पापा का नाम और इसके साथ में डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन होना चाहिए, क्योंकि यही डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं के मार्कशीट पर होता है वही हमें डिसाइड करता है कि हमारी एक्चुअल एज क्या है। के साथ में आप अगर 12th पास हैं, ठीक है, अगर आपने 12वीं पास है तो भी आपको 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 10वीं पर ही ITI डिप्लोमा या फिर और कोर्स कर लिया है तो
यहाँ पे 12th की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीई किया हुआ है, तो आपको 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वहाँ पे ज़रूरत होगी। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। तो ये है एनसीबीटी या फिर एससीबीटी के आईटीआई डिप्लोमा डिग्री ऑल सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से एफिलिएटेड जो ट्रेड है सिर्फ वही मान्य है, इसके अलावा कोई मान्य नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और या फिर डिग्री अगर आपने किया हुआ है तो सभी सेमेस्टर का जो है मार्कशीट आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट। अब हम आते हैं अपने 6वें पॉइंट पे। तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी एनसीएल विद इन 1 ईयर एंड SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, और ये सब सेंट्रल लेवल का है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कास्ट सर्टिफिकेट है। तो अगर आप SC/ST या फिर OBC में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कोशिश ये करना कि वो सेंट्रल लेवल का है। अगर आपने स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म सबमिट कर दिया है, फॉर्म भर दिया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि अब जो है ज़रूरत है कि आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है एक और बनवा के रख लो। स्टेट का तो है ही है, एक साथ में सेंट्रल वाला बनवा के रख लो। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय बता देना कि सर जब मैंने फॉर्म भरा था उस समय हमारे पास नहीं था, तो मैंने स्टेट लेवल का लगा दिया था। अब जो है सेंट्रल लेवल का भी एक दे दोगे तो आपकी नौकरी पक्की मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर ओबीसी का है तो कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। तो बता दो कि ओबीसी का मतलब है कि नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब हो गया कि वो ओबीसी में तो है लेकिन वो जनरल में काउंट किए जाते हैं, उनको जो है ओबीसी का जो 27% का रिजर्वेशन है वो नहीं मिलता है। और आपने एग्जाम पास किया है 27% रिजर्वेशन लेकर के, यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, तो आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल पुराना होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल का यहाँ पे लिमिट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल का जारी किया जाता है वो इनकम पे जारी किया जाता है, यानी जब आपके परिवार की जो मुखिया है उसकी आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम है तभी आपको इस ओबीसी का फायदा मिलता है। अदरवाइज आपको ओबीसी रहते हुए जनरल में काउंट किए जाते हैं, आपको अनरिजर्व में काउंट किया जाता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ 1 साल का विद इन 1 ईयर आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए रहेगा। अब हम बात करते हैं SC/ST के मामले में। तो SC/ST के मामले में अगर आपके पास ओबीसी स्टेट लेवल का है तो भी चल जाएगा, लेकिन आप कोशिश ये करना कि ये सेंट्रल लेवल का रहना चाहिए। और ये चाहे जितना पुराना हो चल जाएगा, लेकिन कोशिश ये करो कि आपका लेटेस्ट अगर बन जाता है तो बनवा लो, क्योंकि ये एटलीस्ट आपकी नौकरी का सवाल है और ये आसानी से बन जाता है, ऑफलाइन भी बन जाता है, ऑनलाइन भी बन जाता है। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आपको तहसीलदार ऑफिस में जाना पड़ेगा या फिर डीएम ऑफिस जाना पड़ेगा। ओबीसी के जो कास्ट सर्टिफिकेट की जो है मैंने पूरा बात कर लिया और SC/ST के कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लिया। तो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए। SC/ST का तो एक बार स्टेट लेवल का चल जाएगा, ओबीसी का नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो ओबीसी की कास्ट है कहीं कहीं हमें ये पिछड़ी जाति में आती है, तो यही जो कास्ट है SC में आती हैं, वही जो कास्ट है दूसरे स्टेट में ये जनरल में आते हैं, तो इसीलिए वो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा जाता है। तो ये हो गई कास्ट सर्टिफिकेट पर डिटेल बातें। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी EBC का सर्टिफिकेट लगाकर आपने फीस माफ़ी लिया था फॉर्म भरते समय, तो भी आपको ये जो इकोनॉमिक इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फीस रिलैक्सेशन के लिए, EBC सर्टिफिकेट। तो ध्यान रखना वो भी आप जो है अपने पास रखना। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे।
तो ये है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉई। अगर आप सेना में हैं, मिलिट्री में थे और वहाँ से रिटायर होकर के आप रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उस जो है जहाँ आपने नौकरी किया वहाँ से आपके पास होना ही चाहिए। तो भी तभी आप जो है उस डीवी में पास हो जाएंगे। तो पहले से आप बनवा के जो भी रखे रहना, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना बनवा लेना। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो फोटो ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड, यानी आपके पास आधार कार्ड अपना होना चाहिए जो कि आपका दोनों तरफ का फोटो अपलोड करवाएंगे यहाँ आरआरबी डीवी दोनों तरफ का। और उसके अलावा जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपका आधार कार्ड रहना चाहिए और कोशिश ये करना है कि जो आपका आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए और जो आपके 10वीं के मार्कशीट में आपका नाम होना चाहिए। बाकी थोड़े बहुत मम्मी पापा के नाम में अगर कुछ चेंजेस हुआ है, हल्का फुल्का स्पेलिंग मिस्टेक, तो चल जाएगा, लेकिन आपके नाम में मिस्टेक आधार कार्ड और 10वीं के मार्कशीट में नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गई, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। 10वां बात करता हूं मैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर रेलवे सर्विंग एम्प्लॉई या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट अप्लाई। मान लीजिए आप रेलवे में काम करते हैं और आप रेलवे में काम करते हुए भी एएलपी बनना चाहते हैं तो आपको रेलवे की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी वो रेलवे के जमा करना पड़ेगा डीवी के टाइम में। और इसके अलावा अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट के कोई एम्प्लॉई है तो भी आपको एनओसी वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई हमारा एनओसी। इसके अलावा अच्छा एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं काम नहीं करते हैं, आपने पढ़ाई के बाद आप डायरेक्ट जो है 2 साल 3 साल गैप हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फॉर्म भर दिए हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको उन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले कर्मचारी हैं उनको कतई ये नहीं बताना है कि मैं कहीं ड्यूटी करता था, मैं कहीं काम करता था, क्योंकि अगर आपने ऐसा बताया तो फिर वो बोलेंगे कि अब एक काम करो, जा करके वहाँ से एनओसी लेके आओ। तो आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बोलो कि सर मैंने जो है अपनी आईटीआई डिप्लोमा करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहा था, बाकी मैंने कहीं कोई काम नहीं किया है। तो ये तो हो गई हमारी 9वां पॉइंट हो गया, 10वां पॉइंट हो गया। अब आते हैं अपने असली पॉइंट पे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट लगा करके आप इस एग्ज़ाम में बैठे हैं और 10% का आरक्षण लेकर के आप उस एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ 1 साल पुराना होना चाहिए, वो आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आती है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं जमा किया है और उसने जो है कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसने जो है कट ऑफ अनरिजर्व के बराबर लाया है और उसकी जो एज है अनरिजर्व के बराबर है, यानी 18 से जो भी 33 साल है, अगर उस एज में है और कट ऑफ है, तो यहाँ पे अगर कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ नहीं जमा कर पाता है तो भी उसको अनरिजर्व में काउंट कर लिया जाएगा। ये बातें मेरी ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसके आगे हम बात करते हैं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ऑन स्टैम्प पेपर। अगर आप भारत के ऐसी जो है धर्म रिलीजन से आते हैं जो कि इस देश में माइनॉरिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर बुद्धिस्ट हो, तो आपको स्टैम्प पेपर पे लिखवा कर देना पड़ेगा कि मैं उस जो है रिलीजन में आता हूं जो कि इस देश में माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक में आती है। तो ये हो गया हमारा 11वां पॉइंट। अब हम आते हैं अपने 12वें पॉइंट पे कि अगर आपने 10वीं के बाद कभी नाम चेंजेस किया है तो आपने जो नाम चेंज किया तो अपने गैजेट में एक नोटिफिकेशन निकाला होगा, उस गैजेट नोटिफिकेशन को आपको ओरिजिनल के रूप में जमा करना होगा, ठीक है।
और अगर गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है तो आपके पास कोई कोड का लीगल जो है लेटर होगा तो वो सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये हो गया नेम चेंज अगर आपने किया है। इसके अलावा अगर जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र वहाँ का जमा करना पड़ेगा, और जिसको हम इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये हो गई डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र। लेकिन अगर आप इंडिया के किसी कोने में आते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर के अलावा अगर आप कहीं से भी आते हैं तो आपको आधार कार्ड के अलावा कुछ भी कोई निवास प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि अगर आप विधवा हैं और विधवा रहते हुए भी आपने एज रिलैक्सेशन में फ़ायदा लिया है जिससे कि आपको 35 इयर्स तक एज मिलता है, तो उस जो है आपका जो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल के रूप में सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट का लेटर जमा करना पड़ेगा। किसके लिए? अगर आप तलाकशुदा महिला हैं और आपने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया है और लीगल डाइवोर्स लिया है जिससे कि आपके पास कोर्ट का लेटर है, तो उससे भी आपने एज में फ़ायदा लिया हुआ है, तो भी आपको उस जो है कोर्ट का लेटर जमा करना पड़ेगा, जिसमें कि इसके साथ में आपको ये लिख के देना पड़ेगा एक एफिडेविट कि मैंने उस तलाक के बाद, उस डिवोर्स के बाद मैंने कोई शादी नहीं किया है। तो ये एक हमारा एक वीडियो है जो कि ये बताने के लिए है कि अगर आप जो है ALP 2024 का फॉर्म भर रहे हैं तो ये पेपर जरूरी है अपने पास। अगर है तो खुश रहो और खुशी एग्ज़ाम दो। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने एग्ज़ाम देते रहो, अपने पेपर बनवाते रहो, एक फाइल में इकट्ठा करके जमा करते रहो ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको और भी कोई सवाल है, डाउट है, तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास होकर के सवाल करो। सवाल करने वाले शर्माना मत, कुछ भी सवाल करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में कोई सवाल पूछते हैं तो आप मुझे वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे आपके अपने फ़ायदे की बात करता हूँ। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में किसी और इसी तरीके से अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।